आज का टॉपिक बहुत अहम है। तो मैं अंबर खालिद का इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, उनको उनके बारे में थोड़ा बताना चाह रही हूँ। आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू अंबर खालिद। अंबर खालिद इज अ रजिस्टर्ड dietitian and a certified diabetic educator, currently working with the diabetic education program at Wellfront Community Health Services in Malton. Amber has over 10 years of experience in this field. Amber uses her knowledge and expertise to educate clients in making unique and positive lifestyle change to manage diabetes and prevent or delay complications associated with diabetes. Amber provides patient-focused care through one-on-one counseling session to those living with diabetes, pre-diabetics, or those at risk of diabetes. You can contact Amber for any person issues regarding diabetes. Today we will have our session on cholesterol. How we control cholesterol. थैंक यू सो मच कहकशा। ये इंट्रोडक्शन तो सबके साथ कई दफा हो चुका है, सब मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। मगर बस आज मुझे जो एक और चीज ऐड करनी थी कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स आवर एंड। हमने ये 12 सेशंस स्केड्यूल किए थे फॉर वंस पर ईयर, हर महीने हम एक कर रहे थे, वंस पर मंथ, और पूरे 1 साल के थे हमारे। तो आज हमारा बेसिकली 9th सेशन है। इसके बाद सिर्फ 3 सेशन और हैं, फिर खत्म हो जाएगा। और अगर आप लोगों की ख्वाहिश होगी तो वी विल स्टार्ट अगेन इन अप्रैल, उस पर हम जरूर बात करते रहेंगे। और फिर कोशिश मैं करूंगी कुछ नए टॉपिक्स हों अगले साल के, और कुछ रिपीटेशन भी जरूरी होती है समटाइम्स, सिर्फ हमारे रिवीजन के लिए कि नहीं हमें पता है लेकिन दोबारा हम जानना चाहते हैं। और लास्ट टाइम हमने लोगों ने एक इंस्ट्रक्टर बुलाए थे बॉलीवुड के, वो भी बहुत आप लोगों को अच्छा लगा था, तो वो भी हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, आज का जो मेरा टॉपिक है वो कोलेस्ट्रॉल का है। मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही यूज करूंगी, और मैं भी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ अपनी स्लाइड। और सेम वही रूल है, हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर आप लोगों को लगेगा कि कोई और एडिशनल आपके सवालात हैं या इसमें वो कवर नहीं हो रहा, आप मुझसे जरूर पूछिएगा, फिर हम उसको वहां से लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरी स्क्रीन देख सकते हैं, राइट? तो लेट्स टॉक अबाउट कोलेस्ट्रॉल। तो आप लोग सभी थोड़ा बहुत तो कोलेस्ट्रॉल के मुतालिक जानते ही होंगे। यहाँ पर एक बिल्कुल ये बेसिक सी डेफिनेशन है कि ये एक फैट लाइक सब्सटेंस होती है जो कि हमारे ब्लड में, हमारी आर्टरीज में मौजूद होती है। ये नेचुरली मौजूद होता है, हमारी बॉडी एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल बनाती है। तो आज मेरी कोशिश ये होगी कि ना सिर्फ आप लोगों को इसके फैक्ट्स बताऊं, नॉलेज बताऊं जो कि बेसिक आउटलाइन है कोलेस्ट्रॉल की, लेकिन साथ साथ आप लोगों के कुछ जो प्रीकंसेप्शंस हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, हम उसको भी क्लियर करें। तो कोलेस्ट्रॉल खाने से नहीं आता। कोलेस्ट्रॉल जो है जिस्म हमारा लिवर खुद बनाता है फ्रॉम अनहेल्दी फैट से। कोलेस्ट्रॉल जो है वो बॉडी के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होता है, तो हमारी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की थोड़ी बहुत जरूरत इस तरह से होती है कि गुड कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है, बैड कोलेस्ट्रॉल की नहीं होती। अगर यही कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है तो हमारी आर्टरीज में जमा हो जाता है, जो कि अभी मैं आगे डिस्कस करूंगी। जो ब्लू कलर का यहाँ आपको दिख रहा है वो है HDL। ब्लू इज ऑब्वियसली इट्स द कलर ऑफ लाइक यू नो अलाउ परमिशन, सो इट्स गुड कोलेस्ट्रॉल। ये ज्यादा होता है तो अच्छी बात है। इसका यहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी है, कहते हैं ये है कि ये हमारी बॉडी से एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। वो क्या करता है, आप लोगों ने गार्बेज ट्रक्स देखे हैं ना, वो कैसे गार्बेज को हटाते हुए चले जाते हैं, सफाइयां करते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये HDL काम करता है। तो कुछ लोग, हम लोग इसको अपने क्लिनिशियन ज़बान में बोलते हैं कि इट्स लाइक अ गार्बेज ट्रक। वो क्लीन अप करता रहता है और बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को जमा नहीं होने देता।
जो रेड कलर का डेविल शेप में रेड जोन, डेंजर, स्टॉप साइन, आप जो चाहे समझ लें, वो बैड कोलेस्ट्रॉल है। उसका क्या होता है प्रॉब्लम, वो डंप ट्रक की तरह काम करता है, वो जमा करता रहता है। और यही बैड कोलेस्ट्रॉल रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी आर्टरीज के अंदर प्लाक फॉर्म करने के लिए। तो जो हमारी आर्टरीज होती हैं, अगर वैसे सर्कल है तो यहाँ पे ऐसे ब्लॉकेज शुरू हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है, कभी इतनी ज्यादा हो जाती है कि ब्लड पास ही नहीं हो सकता, और कंप्लीटली जो उसका जो एरिया है वो ब्लॉक हुआ होता है। वहां से प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। जब ये कोलेस्ट्रॉल आधा भी होता है, प्लाक जमा होना शुरू होता है, तो मोस्टली लोगों को ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। तो यानी कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लड प्रेशर आ गया, और समटाइम्स ब्लड प्रेशर की वजह से दूसरी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दे ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो इस स्लाइड पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, दो तरह के कोलेस्ट्रॉल हैं, एक गुड है, एक बैड है। गुड बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा होना चाहिए, वो हेल्पफुल है हमारी बॉडी के लिए। एलडीएल इज द बैड वन, वो हमारे बॉडी में कम होना चाहिए। ये एग्जैक्टली वही पिक्चर है जो भी मैं बताने की कोशिश कर रही थी, कि ये एक हेल्दी आर्टरी है, रेड कलर की पूरी, ठीक है ना। जब कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू होता है येलो कलर का, तो आर्टरीज के अंदर अंदर वो एक समझने एक नई लेयर बनाना शुरू कर देता है, और वो और जमा होता जाता है। तो अब जो खून पास होने की जगह है, वो आप देख रहे हैं कि यहाँ इसके मुकाबले में फेज 2 में कम है, फेज 3 में और भी कम है, और फेज 4 में वो ऑलमोस्ट ब्लॉकिंग के करीब आ गया। रियल लाइफ में अगर आप देखें तो वो बिल्कुल इस तरह से दिखता है, जैसे ही नीचे वाली आर्टरी, ऊपर वाली आर्टरी हेल्दी है और नीचे वाली आर्टरी है वो हेल्दी नहीं है, इसमें इतना प्लाक जमा हुआ है। तो थिंक अबाउट, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपसे कहते हैं आपका एलडीएल हाई है, तो एक्चुअली हमारी आर्टरीज जो हैं आइदर फेज 2 और 3 और 4 के आसपास कहीं घूम रही होती हैं, हमें नहीं पता होता। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट योर कोलेस्ट्रॉल चेक, सो वी अंडरस्टैंड कि हमारी आर्टरीज में हमारे ब्लड प्रेशर को कितनी परेशानी और बैरियर्स का सामना करना पड़ता है। क्या रीजन होते हैं कोलेस्ट्रॉल हाई होने के? सबसे पहले देख लें आप लोग, डाइट नहीं लिखा हुआ, सबसे पहले लिखा हुआ है बीइंग ओवरवेट, ठीक है ना। तो वजन जिनका ज्यादा है, जिनको ऐसा लगता है कि जी हम लोग, खास तौर पे एब्डोमिनल ओबेसिटी है, जिसे जिस्म के दरमियाने हिस्से का वजन ज्यादा है, यानी पेट बहुत निकला हुआ है, वो बहुत रिस्क है टू इंक्रीज योर कोलेस्ट्रॉल लेवल। इनएक्टिव, वॉकिंग नहीं करते, मोस्टली बैठे रहते हैं एक जगह पर, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, दैट्स ऑल्सो अ रीजन ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल। एक और चीज जो मैं चेंज ही नहीं कर सकती है वो फैमिली हिस्ट्री है। फैमिली हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है व्हेन इट कम्स टू कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि वी नो कि जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है, अक्सर लोग सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होते हैं लेकिन गुड कोलेस्ट्रॉल ऊपर नहीं जा रहा होता, बिकॉज ऑफ योर फैमिली हिस्ट्री। लेकिन वी कैन ट्राई एज मच एज वी कैन। फैमिली हिस्ट्री होने के साथ वी जस्ट नीड टू ट्राई अ लिटिल एक्स्ट्रा। पुअर डाइट, इस पर मैं भी आगे बहुत बात करने वाली हूँ। पुअर डाइट का प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर हमें कोलेस्ट्रॉल वाले खाने नहीं देखने, बल्कि हमें ऐसे अनहेल्दी फैट वाले खाने अवॉइड करने होते हैं। इसमें एग्जांपल उन्होंने कोक बनाई है, कोक में फैट नहीं होता लेकिन सिंपल शुगर होती है, एंड यस सिंपल शुगर इज अ प्रॉब्लम फॉर कोलेस्ट्रॉल। कैसे, अभी थोड़ी देर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। और दूसरी हमने एग्जाम्पल में रखा है फास्ट फूड या फिर बर्गर, जो कि आप लोग जानते ही हैं कि मेयोनीज, सैचुरेटेड फैट, बटर, जो मीट यूज हो रहा है या जो भी उसमें पॉसिबिलिटीज हैं बैड क्वालिटी फैट की, वो उसके अंदर मौजूद होती है फास्ट फूड में, और फिर समटाइम्स दे आर डीप फ्राइड। जो दूसरे फैक्टर्स हैं उसके हाई कोलेस्ट्रॉल के, उसमें अदर देन फैमिली हिस्ट्री दो चीजें और हैं दैट आई कैन नॉट चेंज। इट्स एज। सो मेल अबव 40 एंड फीमेल अबव 50, दे आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल अपसाइड डाउन, मतलब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसके अंदर। इसके अलावा जिन लोगों को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या फिर कोई भी हार्ट का प्रॉब्लम है, दे आर ऑल्सो एट रिस्क ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। और ये लोग आप तो अच्छी तरह जानते हैं, मेरी हर प्रेजेंटेशन में जब मैं डायबिटीज की बात करती थी, मैं हमेशा बात करती थी कि हमारा ब्लड वर्क होना चाहिए, और ब्लड वर्क के अंदर हम लोग डायबिटीज को तो हर 3 महीने बाद असेस करते हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल को आइडियली एवरी ईयर। लेकिन अगर मेरा कोलेस्ट्रॉल अबव टारगेट आ रहा है तो एवरी 6 मंथ भी चेक किया जा सकता है, वरना साल में एक दफा कोलेस्ट्रॉल चेक किया जाता है अगर आपके पास कोई भी ऐसी क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन है तो। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहूंगी
कि आप लोगों को अंडरस्टैंड कैसे करना है कि जब अभी मैंने ब्लड वर्क का रेफरेंस ही दिया था ना आपको कि किस तरह से हम पढ़ेंगे। जब हम ब्लड वर्क करवाते हैं तो अक्सर लोग अपने रिजल्ट्स में देखते होंगे एक चीज लिखी होती है लिपिड प्रोफाइल। किसी में लिखा होता है, किसी में नहीं लिखा होता है, इसलिए जरूरी नहीं है कि आप कोई हर दफा दिखे। लेकिन हर ब्लड वर्क में, चाहे वो लाइफ लैब से हो, डायना केयर से हो या कहीं से भी कराया हो, पहले आता है टोटल कोलेस्ट्रॉल। फिर टोटल कोलेस्ट्रॉल के नीचे लिखा हुआ होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, और फिर एक और नंबर भी लिखा होता है कि एचडीएल/ कोलेस्ट्रॉल, मतलब वो एक रेशियो होता है। हम जब कोलेस्ट्रॉल को समझने की कोशिश करते हैं या लिपिड प्रोफाइल चेक करने की कोशिश करते हैं, हम इन चारों नंबरों को देखते हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। इवन दो इस तरह लिखा हुआ है कि प्लस प्लस और इक्वल्स टू, मगर मैं ये चारों आपके टारगेट में चाहती हूँ। और आप ये बिल्कुल एक सिंपल सा फॉर्मूला समझ लें, अगर मेरा एलडीएल विद इन टारगेट है, एचडीएल विद इन टारगेट है, मेरा ट्राइग्लिसराइड विद इन टारगेट है, तो ऑटोमेटिकली मेरा टोटल कोलेस्ट्रॉल भी विद इन टारगेट होगा। ठीक है, तो किसी, और जब हम इंटरवेंशंस की बात करेंगे ना, चाहे वो दवाइयां हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो खाना पीना हो, हम क्या करेंगे, जब हमें जो प्रॉब्लम होगी ना, हम उसके मुताबिक आपकी इलाज बताएंगे। जैसे ट्राइग्लिसराइड्स हाई है तो क्या करना चाहिए, एचडीएल हाई है तो क्या करना चाहिए, एलडीएल हाई है तो क्या करना चाहिए। तो इन सब के लिए इधर जानना बहुत जरूरी है, ताकि फिर हम उसके मुताबिक उसका इलाज कर सकें। एचडीएल उल्टा कर दिया उन्होंने, एचडीएल बाद में लिखा है लेकिन यहाँ पहले आ गया। तो एचडीएल जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है और हमें ये ज्यादा चाहिए बॉडी में। आदमियों को चाहिए 1 से ज्यादा, औरतों को चाहिए 1.3 से ज्यादा। एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल, ये हमें लेस चाहिए, लेस देन 2 चाहिए हमें। ठीक है ना, इसका जो नंबर होना चाहिए एलडीएल का, वो लेस देन 2 होना चाहिए। इसके अलावा वो जो रेशियो वाला मैंने आपसे कहा था ना कि नॉन एचडीएल और टोटल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल का जो रेशियो होता है वो बेसिकली होना चाहिए 4 से कम। ठीक है, और जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो होने चाहिए 1.5 से कम। ठीक है, और जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो होना चाहिए 5.2 से कम। आप सिंपल याद कर लें, 5 से कम होना चाहिए तो बेस्ट है। ट्राइग्लिसराइड्स 1.5 से कम होना चाहिए, एलडीएल 2 से कम होना चाहिए, एचडीएल 1, सवा 1 से ज्यादा होना चाहिए, 1.3 और 1 से ज्यादा होना चाहिए। आप जब अपना कोलेस्ट्रॉल रिव्यू करेंगे तो यही चीजें कोई भी डाइटिशियन, नर्स या डॉक्टर वो सब देख के यही चीजें कंपेयर कर रहे होते हैं और उसके मुताबिक आपको रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं। डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इंडिविजुअली एक एक को बताएगा, वो सीधा दवाइयां स्टार्ट कर देते हैं आप लोगों की। ठीक है ना, तो मेरा क्या काम है, जब मैं डाइटिशियन होने की वजह से मैं इंडिविजुअली आप लोगों को हर एक चीज खाने पीने का बताऊंगी, लेकिन जो जनरल रिकमेंडेशन है मेरी वो ये है, हमारा वेट हेल्दी होना चाहिए, हम लोग ओवरवेट नहीं होने चाहिए, हमारी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हो तो बेहतर है। अच्छा, इसमें मजे की बात यह है कि जब कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट की बात आती है ना, तो इसमें फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है। अब तक पिछले 8 महीनों से मैं जो फिजिकल एक्टिविटी की बातें कर रही थी, मैं बात करती थी डायबिटीज के हवाले से। हम बात करते थे कि 150 मिनट्स पर वीक, 30 मिनट्स 5 टाइम्स अ वीक। लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल की बात आती है, एलडीएल को नीचे लाने की बात होती है, एचडीएल को ऊपर करने की बात हो रही होती है, तो हमें चाहिए होता है ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी, मोर देन 30 मिनट्स, जो कि कुछ लोगों के लिए काफी मुश्किल हो जाती है। मगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप 30 मिनट्स करते हैं और आपका कोलेस्ट्रॉल स्टिल कंट्रोल में नहीं है, then maybe you need to do 40 minutes or you can increase your medication। दोनों चीजों में से जो आपको आसान लगे। समटाइम्स लोग प्रेफर करते हैं टू ऐड द मेडिकेशन बिकॉज हर एक की कैपेसिटी नहीं होती कि वो उससे ज्यादा वर्क करे जो ऑलरेडी कर रहा होता है। स्मोकिंग इज एब्सोल्युटली नॉट अलाउड। ज्यादा बात करेंगे नहीं क्योंकि अब मुझे उम्मीद है कि आप में से कोई स्मोकिंग नहीं करता होगा, लेकिन स्मोकिंग इज एब्सोल्युटली नॉट गुड फॉर कोलेस्ट्रॉल लेवल। और हेल्दी बैलेंस खाना खाना है, जो कि थोड़ा सा बताऊंगी, लेकिन आई विल राइदर फोकस ऑन इंडिविजुअली कि एलडीएल के लिए कैसा खाना होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो तो कैसे खाना होना चाहिए। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट डाइटरी कोलेस्ट्रॉल का। डाइटरी कोलेस्ट्रॉल मतलब खानों में मौजूद कोलेस्ट्रॉल, द कोलेस्ट्रॉल दैट इज प्रेजेंट इन फूड। हमारे दूध में होता है, चीज में होता है, अंडों में होता है, रेड मीट में होता है। लेकिन एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि
जो कोलेस्ट्रॉल खानों में मौजूद होता है वो हमारे लिए इतना डेंजर नहीं होता, क्योंकि वो हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल पर इम्पैक्ट नहीं करता। जो हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल पर इम्पैक्ट करता है वो करता है सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट। और सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स जो है वो मौजूद होते हैं इस तरह के खानों में। फ्रेंच फ्राइज हो गया, या डीप फ्राइड नगेट्स रखे हुए हैं यहाँ पे, या फिर यहाँ पे चिप्स रखे हुए हैं, बर्गर्स रखे हुए हैं। इसके अलावा आप फ्राइड चिकन की एग्जांपल समझ लें, समोसे हो गए, पकोड़े हो गए, ये सारी जो चीजें हैं वो सैचुरेटेड फैट में आती हैं। इसके अलावा जो घी से चीजें बनती हैं, हलवे बनते हैं, मक्खन से जो चीजें बनाई जाती हैं, जो डिजर्ट्स, गोरे डिजर्ट्स भी जो बनाए जाते हैं जिसमें क्रीम चीज का इस्तेमाल किया जाता है, मक्खन का इस्तेमाल किया जाता है, पेस्ट्रीज हो गई, ये सब सैचुरेटेड फैट है। स्किन ऑफ मीट, लाइक कुछ लोग चिकन स्किन के साथ, जैसे आप लोग, मुझे पता है घरों में हम कोई नहीं बनाता, लेकिन जो लोग बेकिंग करते हैं समटाइम्स वो स्किन के साथ बनाते हैं। या फिर इसके अलावा जो डीप फ्राइड फूड, आप लोग अगर बाजार से कभी चिकन मंगाई हो, देखिए उसमें स्किन लगी हुई होती है। very high in saturated fat, not only because it was deep fried, because it has the skin on it. ठीक है, तो चाहे वो मछली की स्किन हो, जैसे कि सैमन के ऊपर अक्सर स्किन लगी होती है, चाहे वो चिकन की स्किन हो, इट्स हाई इन फैट। इवन अगर जो लोग रेड मीट पसंद करते हैं, चाहे वो मटन हो, व्हील हो, जो भी हो, अगर उसमें बहुत ज्यादा विजिबल फैट है, प्लीज उसको हटा लें, बिकॉज दिस इज ऑल सैचुरेटेड फैट। मैं फिर रिपीट करूंगी कि जो खानों में होता है कोलेस्ट्रॉल, वो हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाता, बल्कि सैचुरेटेड और ट्रांस फैट बनाता है। सैचुरेटेड फैट मौजूद होता है डीप फ्राइड फूड में, सैचुरेटेड फैट बटर में, ऑयल में मौजूद होता है। तो जो चीजें इन चीजों में बन रही हैं उनमें होगा, स्किन में होता है, फुल फैट मिल्क में होता है, तो उसको हमें मुकम्मल अवॉइड करना है। ट्रांस फैट्स बेसिकली थोड़ा सा साइंटिफिक है, एंड आई विल ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। बेसिकली होता क्या है कि जो हमारी कमर्शियली बेक प्रोडक्ट होती है ना, पेस्ट्रीज वगैरह, उसमें ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग यूज करते हैं लार्ड फैट, और उसको जो है ना हाइड्रोजनेट का एक प्रोसेस होता है जिसमें वो उसको ऑयल जैसा कर देते हैं। जब वो ये कन्वर्जन कर रहे होते हैं ना मशीनों से और केमिकल्स के थ्रू, तो उसमें और कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये अप्रूव हुआ था तभी कितने सालों से ये चल रहा था। मगर होता क्या है कि उसकी वजह से ट्रांस फैट फॉर्म हो जाते हैं, ट्रांसफर ऑफ फैट। फैट को हमने ट्रांसफर कर दिया, जो हमारा ऑयल था उसको हमने हार्ड कर दिया, जो हार्ड था हमने उसको ऑयल कर दिया, जो भी ये लोग तरीके से करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो ट्रांस फैट है वो हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान करता है, एलडीएल बनाता है, हमारे लिवर को जाके रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। और लिवर का बेचारे का क्या काम है, जब रॉ मटेरियल ज्यादा आता है फटाफट उसे कन्वर्ट करके उससे जान छुड़ा लेता है। जितनी भी हमारी क्रैकर्स, कुकीज और पेस्ट्रीज वगैरह होती है ना, उनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा होती है, वो ट्रांस फैट की वजह से होती है। चिप्स भी होती है, लेकिन हेल्थ कैनेडा ने इस पे पाबंदी लगा दी है। आप लोग देखते होंगे कि अब बहुत सारे चिप्स हो गए, लेस के चिप्स हो गए, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है नो ट्रांस फैट, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा नुकसानात हैं, अगेन कोलेस्ट्रॉल की वजह से, हार्ट प्रॉब्लम की वजह से। तो इसको हमने मुकम्मल तौर पर अवॉइड करना है, और जिन चीजों पे नहीं लिखा हुआ उनको नहीं खरीदना जहां लिखा हुआ है नो ट्रांस फैट। ठीक है, बैलेंस डाइट, बहुत दफा आप लोग जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि आपने सब्जियां का और फलों का इस्तेमाल रखना है, जो भी हमारे स्टार्चेस हैं वो कंट्रोल पोर्शन में खाने हैं। लेकिन इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मे बी मैंने पहले भी बताया हो, और मे बी अब और दोबारा बताऊंगी, कि अगर आप इस वाले पार्ट को देखें ना, ये वाला जो प्रोटीन वाला पार्ट है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स हैं, तो जो नई रिसर्च और नया एविडेंस हमारे सामने आया है, तो प्लांट प्रोटीन जो है ना उनको हम बहुत इनकरेज करते हैं लेने के लिए। वो दालें हो गई, बीन्स हो गए, राजमा, चिकपीस और डिफरेंट टाइप के बीन्स हो गए, ब्लैक आई बीन्स या जमामे बीन्स, टोफू हो गया, या नट्स हो गए, डिफरेंट किस्म के नट्स हो जाए, जिसमें आप कैश्यू नट के अलावा सारे नट्स खा सकते हैं। कैश्यू नट हैज एक्चुअली a potential risk for increasing your LDL. जब हम काजू ज्यादा खाते हैं तो हमारा LDL बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब ये लोग कहते हैं कि प्रोटीन जरूर लीजिए, और प्लांट प्रोटीन लीजिए, क्योंकि वो हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, हेल्दी होता है। अगर आप मीट पसंद करते हैं तो ऑब्वियसली पहले नंबर पर फिश सबसे अच्छी है, बेस्ट फ्रेंड है, हफ्ते में 2 दफा लेना चाहिए।
फिर उसके बाद व्हाइट मीट में फिश हो गया, इसके बाद आप चिकन ले सकते हैं, और अगर उसके बाद कुछ लेना है तो फिर रेड मीट आ सकता है, लेकिन वो बिल्कुल लास्ट लेवल पे हम उसे रखें, कम से कम ले तो बेहतर है, लेकिन मना नहीं है। आइडियली फॉर हेल्दियर ऑफ चॉइसेस के लिए प्लांट प्रोटीन आर द बेस्ट। वेजिटेबल्स कोई पाबंदी नहीं है, आधी प्लेट है भर के खाइए, कच्ची सलाद खानी है तो 2 हाथ ले लें, पका हुआ सब्जी बनी हुई है तो हाँ जाहिर सी बात है फिर वो 1 कटोरी होगी। रोटी चावल पास्ता जो भी पसंद है कम, क्योंकि बाकी चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, और वो ये है कि 1 रोटी हो या मैक्सिमम 1 कप पका हुआ चावल हो। जो होल ग्रेन्स हैं जिनकी हम बात करते हैं, चाहे वो रोटी हो या चावल हो, वो फाइबर के साथ हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फाइबर और कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल समझ लें कि एक हमारा जो फाइबर है ना वो हमारा दोस्त है और कोलेस्ट्रॉल हमारा दुश्मन है। तो हमारे पास अगर एक और पावर आ जाएगी तो हमारी हमारी पावर इंक्रीज हो जाएगी। फाइबर ज्वाइन विद एलडीएल बॉडी के अंदर और फिर उसको बाहर निकाल देता है। तो फाइबर का हमें बहुत फायदा है, क्योंकि फाइबर एलडीएल को नीचे लेकर जाता है। एलडीएल कौन है? बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो जितनी ज्यादा फाइबर का आप इस्तेमाल करेंगे, आपके एलडीएल के नीचे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। जो डाइटरी इंटरवेंशन में नंबर 1 तो मैंने बात करी ना, सैचुरेटेड फैट नहीं होने चाहिए, और नंबर 2 पे फाइबर, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फाइबर डाइट में लेना आसान नहीं है। तो फाइबर किस तरह से आएगा? मैं अपनी रोटी भूसे वाली इस्तेमाल करूं, मैं जो हूँ सीरियल अगर खाती हूँ तो वो मैं ओट मील्स या ऐसा हाई फाइबर सीरियल लेकर आऊं। इवन अगर मुझे गर्म सीरियल नहीं पसंद है, ठंडा खाना है, तो हाई फाइबर वाला कोई सीरियल लेकर आइए आप। ठीक है, सब्जियों में फाइबर होता है, लेकिन होल ग्रेन इज ऑलवेज हेल्पफुल। यस जुबदा, यू हैव अ क्वेश्चन? और वो इसलिए मैंने नंबर क्लिक किया था क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कि मैंने सवाल क्या पूछना था। पहले तो ये मैंने वो जो आपने बोला उसका, ये बर्गर शर्गर जो बोले थे आपने, तो वो मैं बताना ये चाह रही थी कि मैं तो बहुत कम, यानी कि कभी कभार खाने में तो कोई हर्ज नहीं है। तो चिप्स वगैरह मैं नहीं खाती क्योंकि ऑलरेडी मेरा लीवर जो है वो फैटी हो गया था और हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन हुआ था, लेकिन उसका ट्रीटमेंट के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो मैंने यही पूछना था कि मैं कभी कभी खा लेती हूँ तो कोई इशू तो नहीं है ना इस एज चीज? लॉन्ग एज आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, यू कैन हैव योर बर्गर समटाइम्स, लेकिन वही बात है कि ये बैड सोर्स तो बॉडी में जा ही रही है, और दूसरा आपका फिर प्रॉब्लम है फैटी लिवर का। और जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है ना वो सबसे ज्यादा फैटी लिवर ही बनाता है, मतलब लिवर बनाता है। फैटी लिवर का मतलब है कि वो ऑलरेडी बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, राइट, उसके अंदर फैट एक्यूमुलेट हो रहा है, तभी तो वो फैटी लिवर है ना। तो हम्म। अगर आप कभी कभी खा रही हैं और आपका डॉक्टर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मुस्तकिल चेक कर रहा है और आपका एलडीएल लो है, आपका एचडीएल हाई है, ट्राइग्लिसराइड 1.5 से कम है, तो कभी कभी के लिए तो बिल्कुल एक ये आपका इंडिविजुअल एग्जाम्पल है, राइट। लेकिन हम्म। जनरली हम लोग यही प्रेफर करते हैं कि हेल्दी चॉइसेस, आप चाहें तो बर्गर घर में बना लें, घर में बर्गर बहुत अच्छा और हेल्दी बन सकता है, नहीं, वो क्योंकि मैं हम अपना हाँ जी बना के खाती हूँ, लेकिन यह है कि मेरा हम्म, जो ट्रीटमेंट हुआ था 2019 में हुआ था, और यहाँ पे डॉक्टर निताशा चंदोक ने मुझे ट्रीटमेंट दिया था, और वो 3 महीने की मेडिसिन थी, वो बहुत कॉस्टली थी, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने बताया था कि ये आप लाखों की दवाई खा रही हैं। मैंने कहा उस वक्त तो मुझे मालूम नहीं था, लेकिन जब फिर मैंने गूगल किया तो वो पता लगा कि वो पाकिस्तानी हिसाब से 79, यानी कह ले कि 80 लाख की थी वो दवाई 3 महीने की। तो वो उसने, डॉक्टर नताशा ने जो मुझे खिलाई थी, मुझे गवर्नमेंट ने भेजी थी दवाई, वो उसने कहा था कि अब आप बिल्कुल ठीक हो, आप फिक्र ना करना कोई भी। और दूसरी ये है लेकिन कि मॉनिटरिंग जरूरी है। हाँ दवाइयाँ जी। महंगी सस्ती कोई भी हो, लेकिन बेस्ट यही होता है कि आपका जो है वो अ, इलाज जो है ना वो उसी पे होता है। 1 सेकंड मुझे म्यूट करना पड़ेगा, मुझे बैंक से कॉल आ रही है, 1 सेकंड ना। ओके। सॉरी, पता नहीं ये स्कॉटिया बैंक लिखा हुआ था और फिर अच्छा, हाँ जी। एनीवेज, अब होने दूसरी भी बात, बहुत। सॉरी, दूसरी बात ये थी कि ये जो आप ये होल ग्रेन्स हैं, मैं होल व्हीट की ब्रेड खाती हूँ, क्योंकि मैं वाइट वाली मैं नहीं खाती। तो क्या सही है मेरे लिए?
बिल्कुल सही है। बस मैं जो कंप्लीट कर रही थी बात उस टाइम पर वो यही थी कि हमें डेली 25 ग्राम्स फाइबर चाहिए होता है। एक ब्रेड स्लाइस में जो होल व्हीट की होती है उसमें 3 ग्राम फाइबर होता है। तो अगर आप 2 ब्रेड स्लाइस सुबह नाश्ते में ले रही हैं तो वो 6 ग्राम हो गया। तो अभी भी हमें फाइबर और चाहिए 25 ग्राम फाइबर। इट्स नॉट इजी। तो वो ऐसे नहीं आएगा कि जी सिर्फ एक चीज खाने से फाइबर मिल जाएगा। हमें वेजिटेबल्स भी खानी होंगी। हमें जो है वो दिन के बाकी हिस्सों में जो हमारे स्टार्चेज हैं वो सब हाई फाइबर होने चाहिए, चाहे वो सीरियल हो, चाहे वो रोटी है, चाहे वो चावल है, ब्राउन राइस हो गया। फिर इसके अलावा सब्जियां सब्जियां आप जितनी ज्यादा ऐड करेंगे अपने खानों में फाइबर ऐड होगा। तो वो जो 25 ग्राम फाइबर है, मैं नहीं चाहती कि आप हर वक्त उसको काउंट ही करते रहें, लेकिन एज लॉन्ग एज think हर about this. हेलो जुब्दा एंड मेरा अंबर, आपसे क्वेश्चन है कि ये आपको कैसे पता चलता है कि आपका फैटी लिवर है? टेस्ट करवाते हैं इसके लिए, ब्लड टेस्ट होता है इसका। ये जब कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होता है तो फिर ये नहीं चेक नहीं, होता है? इसका सेपरेट टेस्ट होता है। आप अपने डॉक्टर से बात करें और फिर आप उसके लिए डेफिनेटली दे विल रिकमेंड फ्यू टेस्ट फॉर यू। लिवर फंक्शन टेस्ट करवाएंगे और भी दूसरे टेस्ट कराएंगे वो। तो अगर यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका ज्यादा आ रहा है, बेशक आप नॉट नेसेसरली यू विल हैव फैटी लिवर। यानी कि आप पतले हैं लेकिन आपका फिर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आ रहा है, फिर भी हमें हो सकता है कि फैटी लिवर है? फैटी लिवर किसी को भी हो सकता है, पतले आदमी को, मोटे आदमी को। फैटी लिवर का कोई ताल्लुक कोलेस्ट्रॉल से नहीं है। हाँ, कुछ लोग जिनका फैटी लिवर होता है उनका कोलेस्ट्रॉल परफेक्टली फाइन होता है, कुछ लोगों का हाई होता है। और इसके लिए सेपरेट ब्लड टेस्ट होते हैं। तो कैसे पता चलता है कि वैसे भी आपके कुछ सिम्टम आते हैं इसके? तो नहीं, मोस्टली लोगों की इंडाइजेशन होती है जिनका फैटी लिवर होता है। उनको कुछ खानों के बाद उनको लगता है हैवीनेस फील हो रही है, डाइजेशन नहीं हो रही है। लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग ये तो किसी को कभी भी हो सकता है। तो मुझे भी हो जाता है कुछ खाने खा के। इसीलिए आई कीप रिपीटिंग माई सेल्फ, ब्लड टेस्ट कराइए और उससे डायग्नोस कीजिए, खुद अपने आप को डायग्नोस मत कीजिए। ठीक है ना? वो एलएफटी है ना, फैटी लिवर? लिवर फंक्शन टेस्ट। यस, लिवर फंक्शन टेस्ट एंड किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी सेपरेट है। किडनी के लिए हम ईजीएफआर और क्रिएटिनिन करते हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट होता है और इसके बाद अलावा भी वो जो भी उनको जो एल्ब्यूमिन, क्रिएटिनिन दूसरे लेवल्स वो देख रहे होते हैं उससे वो फाइनल कर लेते हैं। ठीक है? तो जुब्दा से एक क्वेश्चन कर सकती हूँ कि जुब्दा, वो आप बताएं कि वो जो आपने दवाई खाई थी वो इतनी हार्ड, तो उसके साइड इफेक्ट भी थे? हाँ जी, क्या साइड इफेक्ट? हाँ जी, वो उन्होंने ये आर यू श्योर जुब्दा आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती हैं यहाँ पर, क्योंकि रिकॉर्ड भी हो रही है। हाँ, कोई लेकिन बात ये नहीं, ये मैं फायदा ही बताना होता है। ये तो मैं बता सकती हूँ कि मुझे टेलीफोन आया था तो बाकायदा उन्होंने फोन करके सारी मुझे इंस्ट्रक्शन दी थी कि आपने हर महीने टूथब्रश चेंज करना है और आपने एक टाइम रखना है मेडिसिन खाने का। अगर आपने दोपहर में खाना है 2:15, अगर 2 बजे खाना है वो उसी वक्त ही खाने के दौरान खाना है, वो था। और आपके जो साइड इफेक्ट होंगे वो आपकी हेडेक भी हो सकती है, आपकी बैक पेन भी हो सकती है। तो ये चीजें उन्होंने बताई थी और मैंने ये सारा सरवाइव किया था, क्योंकि 8 दिन हेडेक खत्म नहीं हुई थी। फिर एक दिन बैक में पेन शुरू हो गई थी, वो तो मैं इतना डर गई थी बैक पेन के कि मैं अर्जेंट केयर में चली गई थी। फिर उन्होंने कहा था कोई ऐसा मसला नहीं है, आप बिल्कुल ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Okay, we move on. तो अब हाई फाइबर डाइट पे बात करी, लो फैट डाइट पर बात करी, एंड देन लीन प्रोटीन। इसको मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ कि स्किन नहीं होनी चाहिए। अगर वो सैमन हो जो कि बहुत हेल्दी फिश है, बहुत ही गुड क्वालिटी, इसके अंदर फैटी एसिड्स होते हैं। और चिकन हो गई या बीन्स। बीन्स आर माय फेवरेट क्योंकि प्लांट प्रोटीन्स मैं हमेशा इनकरेज करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा प्लांट प्रोटीन डाइट में होने चाहिए, क्योंकि उसमें फाइबर भी आ जाता है और फैट जीरो होता है, अनलेस आप बहुत ज्यादा तड़के ना लगा रहे हैं उसके अंदर। दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स, सो ऑलवेज गो फॉर लो फैट चॉइसेस, क्योंकि जो दूध के अंदर कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम नहीं है, दूध के अंदर सैचुरेटेड फैट होता है। और पहले भी बता चुके हैं कि सैचुरेटेड फैट हमारे बॉडी के अंदर वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है लिवर को। सैचुरेटेड फैट इज द रॉ मटेरियल जो बॉडी के अंदर फिर वो एलडीएल ज्यादा बनाता है।
तो दूध अगर आप ले रहे हैं तो कोशिश करें कि 1%, इधर आई नो आई लिखा है 1%, मगर मैं समटाइम्स अलाउ कर देती हूँ कि 2% तक भी जा सकते हैं आप। योगर्ट हो गया तो वो तो डेफिनेटली आप जो है 1% ले सकते हैं, उसका फ्लेवर भी खराब नहीं होता। कॉटेज चीज यू कैन डू 1% और 0%। इसके अलावा जो भी चीज आप पसंद करते हैं जैसे मोज़रेला, स्विस, चेडर, गाउडा, जो भी ब्रिक चीज है, कोशिश करें कि उसके मिल्क फैट परसेंटेज MF परसेंटेज 20 से कम होनी चाहिए। इससे ज्यादा अगर उसके अंदर फैट है तो वो हेल्दी चीज नहीं है। कुछ लोग क्रीम चीज को समझते हैं कि ये एक अच्छा चीज स्प्रेड है क्योंकि इसके नाम में चीज आता है और ये प्रोटीन है। स्टिल रॉन्ग कॉन्सेप्शन। आपने क्या करना है, जो क्रीम चीज है उसको चीज ना समझिए, वो सिर्फ क्रीम है। तो आप क्रीम स्प्रेड लगाते हैं ब्रेड के ऊपर, लेकिन वो चीज नहीं होती क्योंकि उसमें 36 या 33% मिल्क फैट होता है। आप देख सकते हैं, उसका लेबल चेक कर सकते हैं। तो यस, क्रीम चीज इज नॉट द चीज। चीज स्लाइस या ब्रिक चीज यूज करनी है, लेस देन 20% फैट। दूध 1 to 2%। योगर्ट और कॉटेज चीज 0 to 1%। ठीक है ना, ये फॉर्मूला रखें ताकि हमारा जो फैट है, सैचुरेटेड फैट है, वो डेयरी प्रोडक्ट से हमारे खानों में ना आए। जूसेस और स्पोर्ट्स ड्रिंक, जितने भी सिंपल शुगर हैं वो हमें अवॉइड करने होते हैं। इसका मेन रीजन क्या है, अगर मैं उस पुरानी वाली स्लाइड पर जाऊं जहां पर लिखा हुआ था कि नो योर ब्लड वर्क, तो अगर मैं यहाँ पे ब्रेक डाउन करूं तो ये वाला जो बंदा है ना, ट्राइग्लिसराइड्स, जो लेस देन 1.5 से कम होना चाहिए था, बताया था मैंने आपको। इसका मेन ताल्लुक जो है ना वो हमारी सिंपल शुगर से है। तो अगर मैं हाई फाइबर खाना खाती हूँ, मैं सैचुरेटेड फैट्स नहीं लेती हूँ, मैं जो हूँ सब कुछ वही कर रही हूँ, बैलेंस मील खाती हूँ, प्लांट प्रोटीन लेती हूँ, लेकिन मैं हर खाने के साथ 1 गिलास जूस पीती हूँ, घर का बना हुआ ताजा ऑरेंज जूस बना के पीती हूँ, और मेरी डायबिटीज भी नहीं है, मुझे ट्राइग्लिसराइड्स हाई हो सकते हैं आपके, वेरी हाई चांसेस। तो वो इसलिए सिंपल शुगर्स भी हेल्दी नहीं है। अपना ऑरेंज का जूस निकाल के मत पीजिए, एप्पल का जूस निकाल के मत पीजिए, पूरा एप्पल खा लीजिए। उससे जो फाइबर आएगा वो हमारे LDL को नीचे लेके जाएगा। तो वो जो फाइबर था ना, जो हम इंक्रीज कर रहे थे फाइबर और डिक्रीज कर रहे थे सैचुरेटेड फैट, तो वो दो जो रिकमेंडेशंस थी वो हमारे LDL को नीचे लेकर आती है। अब आप समझ रहे हैं कि एक हेल्दी डाइट का कॉम्बिनेशन की वजह से फायदा अलग अलग सबको हो रहा है। ट्राइग्लिसराइड नीचे आ रहा है फ्रॉम नो सिंपल शुगर्स। कोई सिंपल शुगर्स का मतलब है कि जैसे मैं केक पेस्ट्रीज नहीं खाती, या फिर मैं जो है वो क्रीम्स नहीं खाती बहुत ज्यादा, और मैं जूस और चीनी की चीजें नहीं लेती। LDL नीचे जाएगा अगर मेरे सैचुरेटेड फैट कम होंगे डाइट में, मेरा फाइबर ज्यादा होगा डाइट में। HDL की तो बात ही नहीं करी मैंने जब खाने का जिक्र किया। तो HDL गुड कोलेस्ट्रॉल कब बढ़ता है, जब मैं फिजिकली एक्टिव होती हूँ। तो फिजिकली एक्टिव या मेरी वॉकिंग की वजह से इन तीनों को फायदा हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा HDL को हो रहा है। HDL को अगर मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि भाई अंबर तुम्हारा HDL तो भाई 0.89 आया है और ये होना चाहिए 1.3 से ऊपर, क्योंकि तुम वुमेन हो, तो 1.3 से ऊपर लाने के लिए मैं खाना पीना हेल्दी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, तो व्हाट इज लैकिंग इन माय लाइफ, मैं इनफ एक्टिव नहीं हूँ। मैं एक्टिव हो जाऊंगी, मेरा HDL स्टार्ट हो जाएगा उतरना। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनका भी HDL लो होता है। वो लोग स्मोकिंग छोड़ देते हैं, उनका HDL इंप्रूव हो जाता है। जो लोग अल्कोहल पीते हैं, उनका ट्राइग्लिसराइड, ये रहा, ट्राइग्लिसराइड जो है वो हाई हो जाता है। वो अल्कोहल छोड़ देते हैं, उनका ट्राइग्लिसराइड नीचे आ जाता है। तो अल्कोहल का डायरेक्ट रिलेशन है ट्राइग्लिसराइड से, वॉकिंग का और एक्सरसाइज का डायरेक्ट रिलेशन है HDL का, और डाइट का डायरेक्ट रिलेशन है LDL से। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब हम ओवरऑल हेल्दी डाइट रखते हैं, तो ये तीनों हेल्दी लाइफ स्टाइल रखते हैं, तो ये तीनों अपने कंट्रोल नंबर्स में आ जाते हैं। HDL हाई रहेगा, LDL लो, ट्राइग्लिसराइड्स लो। और वो सारी चीजें क्या हैं, वापस रिकैप हो जाएगा अभी क्योंकि मैं आगे ही जा रही हूँ, कि जी हमें हेल्दी फैट का इस्तेमाल करना होता है, सैचुरेटेड और ट्रांस फैट कम से कम होने चाहिए, हमारी डाइट बैलेंस होनी चाहिए, हमारे में फाइबर ज्यादा होना चाहिए, और हमारे प्रोटीन जो है वो लीन होने चाहिए। डेयरी जो है वो 1% 2% और या फिर 0% के आसपास होनी चाहिए। वाटर, बेस्ट बेवरेज, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, बजाय इसके कि जूसेस, स्पोर्ट्स ड्रिंक, पॉप्स, डाइट जूस लिया जाए।
सिंपल समरी हमारी पूरी स्लाइड की वो यही है कि आप जो है वो क्या कर सकते हैं टू कीप यू हेल्दी एंड कीप कंट्रोल टेक कंट्रोल ऑफ योर कोलेस्ट्रॉल। हार्ट हेल्दी डाइट लीजिए। हार्ट हेल्दी डाइट में क्या था कि वही फाइबर ज्यादा हो, सैचुरेटेड फैट कम हो, और साथ ही साथ जो है वो आपकी जो बैलेंस मील्स हो, लीन प्रोटीन्स हो, कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट, जो एक बैलेंस मील की बात कर रहे थे, प्लांट प्रोटीन्स हो। सेकेंड, रेगुलरिटी ऑफ एक्सरसाइज। यहाँ बंदा साइकिल चला रहा है, दिस इज नॉट माई फेवरेट पिक्चर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हर बंदा साइकिल चला सकता है। हाँ, अगर कोई बंदा यहाँ वॉक कर रहा होता तो मुझे ज्यादा पसंद आता, क्योंकि मैं साइकिल नहीं चला सकती बट आई कैन वॉक, राइट। सो अगेन हर बंदे का अपना कैपेसिटी है। बीइंग एक्टिव इज द बॉटम लाइन। लूज वेट, वेट लूज करना डेफिनेटली हेल्पफुल होता है। अगर अनइंटेंशनल है और अनकंट्रोल्ड वेट लॉस है, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। बट अगर आप ओवरवेट है, ओबीस है और आप ग्रेजुअली वेट लूज कर रहे हैं, दैट्स द बेस्ट आइडिया। डोंट स्मोक and always identify your risk factors. That's why आप जब ब्लड वर्क कराते हैं, आप अपने डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए जाते हैं, तो यही होता है कि उसके अंदर आप अपने रिस्क फैक्टर्स को क्लैरिफाई करते हैं। और हमारी सेशंस अटेंड कर रहे हैं, आप मुझसे बात कर रहे हैं। मेडिकेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई नो लोगों के पास मेडिकेशंस के खिलाफ बहुत सारे अपने आइडियाज होते हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगी। यस, हर दवा के साइड इफेक्ट्स होते हैं, पर समटाइम्स दवा ना खाने के साइड इफेक्ट्स को हम दूसरी जबान में बोलते हैं कॉम्प्लिकेशंस या कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनकंट्रोल्ड हेल्थ कंडीशन। कोलेस्ट्रॉल के मामले में जो दवाइयां हैं उनको मोस्टली स्टैटिन्स के नाम से जाना जाता है, और जो स्टैटिन्स होते हैं उनके भी साइड इफेक्ट होते हैं। कुछ स्टैटिन्स की वजह से लोग कहते हैं कि जी हमें मसल स्पैज्म होता है, हमारी टांगों में खिंचाव महसूस होता है, फिर डॉक्टर्स को चेंज कर देता है। लेकिन लोगों का इंसिस्ट ये होता है कि इस दवा से अगर मुझे तकलीफ हो रही है तो मैं वो दवा क्यों खाऊं। तो मैं वो जवाब देने की कोशिश करूंगी आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कि जब हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, ठीक है ना, अभी हमने पूरा पढ़ लिया कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, आर्टरीज को ब्लॉक करता है, हमारा लिवर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, और मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई है। आई लव टू यूज माई सेल्फ एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। मेरा एलडीएल भी ऊपर चला गया, मेरा ट्राइग्लिसराइड्स भी ऊपर है, और मेरा जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो नीचे है, ठीक है। मैंने वेट भी लूज कर लिया, मैं खाना भी नॉर्मल हेल्दी खाती हूँ, मैं स्मोकिंग नहीं करती, मैं अल्कोहल नहीं पीती, और मेरे से जितनी वॉकिंग होती है 20-30 मिनट में कर लेती हूँ। फिर मेरे डॉक्टर ने जब मुझे बताया कि तुम्हें दवाई स्टार्ट करनी है, मैं डर गई और मैंने वॉकिंग और ज्यादा कर दी, 40 मिनट कर दिए। फिर मेरा ब्लड वर्क हुआ, कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं आई है। अब मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूं कि जो डाइट और एक्सरसाइज पे मैंने आज भी पूरे लास्ट 30-35 मिनट स्पेंड किए हैं, जब कोलेस्ट्रॉल इंप्रूवमेंट की बात आती है ना, तो उसका जो रोल है वो है ओनली 30%। सिर्फ 30% है हमारे डाइट और लाइफ स्टाइल का इम्पैक्ट ऑन इम्प्रूविंग योर कोलेस्ट्रॉल। जो 70% है ना वो मेडिकेशन है। तो अब आप लोग इतने समझदार हैं कि आप अपने डाइट एक्सरसाइज पे अगर आप जान मारते रहेंगे तो फायदा 30% ही होना है, उससे ज्यादा नहीं होना। 70% जो है ना वो दवाइयों से होना है। इसलिए अगर आपका डॉक्टर इंसिस्ट कर रहा है कि दवाइयां स्टार्ट करें, आप प्लीज करें। और हर बंदा एक बंदे से डिफरेंट होता है। अगर मेरी फ्रेंड को, सिस्टर को, ब्रदर को एक टाइप के लिपिटॉर से या क्रेस्टोर से कोई साइड इफेक्ट हुआ है, जरूरी नहीं है मुझे हो, और अगर मुझे हो रहा है तो जरूरी नहीं है उन्हें हो, और अगर मुझे हो रहा है तो मैं अपने डॉक्टर से उसको रिप्लेस करा लूंगी, क्योंकि दवाइयों से हमारा कोलेस्ट्रॉल इंप्रूव होगा, बिकॉज हमारा लिवर प्रोड्यूसेस कोलेस्ट्रॉल। इसमें ऐसी बात नहीं है कि जी है वो खाना रोक के और एक्सरसाइज करके मैंने सप्लाई तो कम कर दी, मगर मेरा लिवर ही क्रेजी हो रहा है, जो कोलेस्ट्रॉल बनाए जा रहा है और मैं सब कुछ कर रही हूँ, मेरा कोलेस्ट्रॉल नीचे नहीं आ रहा। तो इसलिए दवाइयों से मैं अपने लिवर को रोकूंगी। लिवर कोलेस्ट्रॉल बनाता है मोस्टली एट नाइट। यस हर्षा, 1 मिनट। लिवर कोलेस्ट्रॉल बनाता है एट नाइट, तो जो भी कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां होती हैं वो हम रात में लेने के लिए रिकमेंड करते हैं, बेड टाइम पर, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल की दवा वेरी इंपॉर्टेंट। मैं रिकमेंड नहीं कर रही कि आप सब लोग जाएं कोलेस्ट्रॉल की दवा ले लें, लेकिन यस मैं सपोर्ट कर रही हूँ उन रिकमेंडेशंस को जो ऊपर से हमारी जो गाइडलाइंस हमें देती हैं कि अगर कोई बंदा जिसकी डायबिटीज को 5 साल हो गए हों और उसकी उम्र जो है वो 40 से ज्यादा हो, तो दे शुड स्टार्ट कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशन। इट्स अ गाइडलाइन। यस हर्षा।
मेरा भी अभी ब्लड टेस्ट हुआ 5-6 दिन पहले, और कल मुझे डॉक्टर ने बताया कि तेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है। तो अभी इसने कुछ दवाइयाँ लिख दी है, लेकिन मैं डरती हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि एक बार दवाई चालू करो फिर बंद नहीं होती, पूरी लाइफ टाइम लेनी पड़ती। ज्यादा चांसेस तो यही है, बिल्कुल सही बात है, मैं झूठ नहीं बोलना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा चांसेस यही है कि अगर हमने दवाई स्टार्ट करी तो वो लाइफ टाइम की होगी। लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल नीचे आ जाता है, मेरे पास ऐसी एग्जांपल्स भी हैं कि उन्होंने दवाई स्टार्ट करी, उन्होंने पूरा अपने हेल्दी सब कुछ किया, खाना पीना सब अच्छा सा करा, उनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो गया, डॉक्टर ने दवा की इंटेंसिटी रिड्यूस करी, हफ्ते में 7 की जगह 5 की जगह 3 दिन करी, एक दिन छोड़ के खाने लगी, और ऐसे भी चला। लेकिन आप मुझे बताएं ना कि लिवर तो वही रहेगा, लिवर तो कहीं नहीं जा रहा आपका, लिवर ने तो कह दिया मैं तो बनाऊंगा कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना, अनलेस लिवर का माइंड चेंज हो जाए, अनलेस लिवर आपकी बातचीत हो जाए लिवर से और लिवर कहे कि ठीक है मत खाओ दवाई, मैं कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाऊंगा, तो फिर ठीक है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, राइट। मगर आपके सवाल का जवाब यही है कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है और दवाइयां स्टार्ट करनी पड़ रही हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो सारी जिंदगी के लिए होती हैं। अगेन यू कीप चेकिंग इट एवरी 3 और 6 months, और अगर उसके बावजूद आपका कोलेस्ट्रॉल, और फिर उसके बाद कोलेस्ट्रॉल नीचे आता है तो दवाइयां भी नीचे आना शुरू हो जाएंगी। अगर वो नीचे नहीं आ रहा तो हमें दवाइयां वहीं रखनी पड़ेंगी। और जैसे वो आप रात को समझे ही ना लेनी कि दवाई रात को ही लेनी होती है ना वो? इसकी दवा रात में लेनी होती है कोलेस्ट्रॉल की। आप यूं समझे ना कि मिसाल के तौर पर एक पता नहीं कैसी एग्जांपल है, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। देखिए मिसाल के तौर पर ऐसा है कि मेरी टेबल जो है ना वो बहुत विगली हो रही थी, राइट, उसका पाया जो है ना वो 3 पायों पे खड़ी थी और अजीब सी विगली विगली हो रही थी, मैं जो चीज रखती वो गिर जाती मेरी टेबल पे, तो मैंने चौथा पाया लगा दिया उसके नीचे, 4th लेग ऐड कर दी मैंने, राइट, मेरी टेबल बिल्कुल स्टेबल हो गई। अब आप बोलेंगे अरे अब तो ये स्टेबल हो गई, ये लेग खींच लो इसकी, तो क्या होगा, वो वापस अनस्टेबल हो जाएगी, वो वापस विगली हो जाएगी। तो बिल्कुल ऐसी चीज है कि जब हमारी बॉडी के अंदर जो दवाइयां है ना वो बेसिकली पिलर ऑफ मैनेजमेंट है। अगर हम पिलर ऐड कर रहे हैं तो वो इसलिए ऐड कर रहे हैं ना कि हमारी हेल्थ नॉर्मल हो जाए। अगर आप उसे वापस खींच लेंगी तो फिर आपकी जो हेल्थ वो बिगली विगली हो जाएगी, जो कि डेफिनेटली आप नहीं चाहते। कोई और क्वेश्चन, क्योंकि प्रेजेंटेशन खत्म हो गई है। मैं इसको हटा देती हूँ ताकि एटलीस्ट आई कैन सी यू मेरा गाइस। एक क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं तो वो भी जाके चर्बी बनाता है ना, वो भी कम खाना चाहिए, उससे भी ज्यादा होगा कोलेस्ट्रॉल लेवल। मैं क्या मैं इसको क्लैरिफाई कर देती हूँ। ये बहुत जनरल स्टेटमेंट है। कार्बोहाइड्रेट का क्या मतलब होता है? कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है फल। फल तो नहीं बनाता चर्बी, राइट। तो आप असल में जो पूछना चाह रही हैं मुझे एग्जैक्टली समझ आ गया। आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर हम ज्यादा खाना बना खाते हैं तो वो खाना जो है वो बॉडी के अंदर एज अ चर्बी स्टोर हो जाता है, तो वो बेचारा कार्बोहाइड्रेट नहीं है, वो सारे खाने हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो बैड कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपल शुगर्स है। अगर हम रोटी चावल और मीठे और ऐसी चीजें ज्यादा खाएंगे तो यस वो डेफिनेटली हमारे ट्राइग्लिसराइड्स को भी बढ़ाएंगे, और लेकिन ऐसा नहीं होता कि कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट टू चर्बी, ऐसा नहीं होता। हाँ, सिंपल कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट टू ट्राइग्लिसराइड्स, उनके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने लगते हैं जो कि खानों में सिंपल शुगर ज्यादा ले रहे होते हैं, ठीक है। और खाना तो कंट्रोल ही खाना है। आपका सवाल बिल्कुल सही है, मगर कार्बोहाइड्रेट से दुश्मनी ना करें, कोशिश ये करें कि हेल्दी फैट और हेल्दी सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट लें और पोर्शन मील पे जाएं। सब्जियां ज्यादा खाएं, फल खाएं, लीन प्रोटीन्स खाएं, और फिर जो जगह बचे वहां पे स्टार्चेस खाएं। और दूध और दही भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन अगर हम उनको लो फैट ऑप्शंस लेंगे वो भी A1 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर भी। तो ये इस तरह से हमें अपने कॉन्टेक्स्ट को सोचना होता है। जी, कोई और क्वेश्चन किसी और का? मेरा एक और क्वेश्चन है कि अंडा डेली खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? जिनको कोलेस्ट्रॉल है उनको क्या खाना चाहिए, और एक खाना चाहिए या दो? एक मर्द है उसे 2 खाने चाहिए या औरत है उसे 1 खाना चाहिए? इस तरह मुझे थोड़ा बताएं इस पे कि जर्दी नहीं खाएं या क्या कर सकते हैं अभी पूरी डेली? प्रेजेंटेशन में यही बात करी थी कि यस जर्दी में कोलेस्ट्रॉल होता है, पर डाइटरी कोलेस्ट्रॉल डज नॉट इम्पैक्ट ऑन योर ब्लड कोलेस्ट्रॉल।
हाँ, सैचुरेटेड फैट इम्पैक्ट ऑन योर ब्लड कोलेस्ट्रॉल। तो हमारा सवाल ये होना चाहिए था कि क्या अंडे में सैचुरेटेड फैट होते हैं, क्योंकि अगर सैचुरेटेड फैट अंडे में है तो अंडा नुकसानदेह है, वरना अंडे के कोलेस्ट्रॉल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जितना खाना है खाएं। अच्छा, सवाल आपका ये था कि एक खाना चाहिए या 2 खाना चाहिए अगर आपके कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। जवाब इसका ये है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में है, आप रोज एक अंडा खा सकते हैं। ठीक है, रोज एक अंडा खा सकते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ मर्द और औरत, कि मर्द ज्यादा खाएं या औरत ज्यादा खाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल अंडर कंट्रोल है, आप रोज एक अंडा खा सकती हैं। अगर और सॉरी हाँ अगर हाँ, कोलेस्ट्रॉल है तो फिर ज्यादा है बैड कोलेस्ट्रॉल, तो फिर भी एक खा सकते हैं कि नहीं? मैं तो रिकमेंड करती हूँ और गाइडलाइंस हमें सपोर्ट करती हैं, आप एक खा सकती हैं, लेकिन सेफ्टी यह है कि एक दिन छोड़ के खाएं, स्पेशली अगर आपका एलडीएल हाई आ रहा है। दवाइयां आप खाते हैं या नहीं, क्योंकि अगर कोई ऐसे लोग हैं जो दवाइयां भी अवॉइड कर रहे हैं तो फिर तो मुझे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, फिर हम बिल्कुल ही मना कर देंगे उनका अंडा एवरीडे। और अंडा भी नहीं मना करूंगी मैं, सिर्फ एग योक मना करूंगी, एग वाइट्स तो जितनी चाहे खाएं। लेकिन अगर दवाइयां खा रहे हैं और एलडीएल जो है वो बहुत हाई नहीं है, जैसे लेट्स से 2.5 है, वो एक अंडा खा सकते हैं। अगर एलडीएल 2.5 है और दवाइयां नहीं खाते हैं तो अवॉइड करें। अगर एलडीएल 3 है और दवाइयां खाते हैं तो भी ऑल्टरनेट डेज पे खाएं, खाली इस तरह से कर लें उसे। थैंक यू। मगर खा सकते हैं रोज एक अंडा, और अंडे की सफेदी तो जितनी चाहे खा लें, कोई मसला नहीं है। ऑमलेट बना लें उसका, तो पता भी नहीं चलता फ्लेवर में डिफरेंस। जी, कोई और क्वेश्चन? सो कोलेस्ट्रॉल इज बेसिकली वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, लेकिन आप लोगों को सबको चाहिए कि इसका ब्लड वर्क जो है ना वो एटलीस्ट 6 महीने में या साल में एक दफा जरूर कराएं आप लोग। हाँ जी अंबर, आपसे मैं लास्ट एक जब सेशन हुआ था उसमें मैंने ब्लड प्रेशर के लिए मैंने आपसे पूछा था, तो आपने कहा था कि ब्लड प्रेशर का अंडे से कोई ताल्लुक नहीं है, तो नहीं, आप खा सकती हैं। तो लेकिन यह कि मैंने ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल कर लिया हुआ है, काफ़ी मेहनत करती हूँ और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके कि मेडिसिन को छोड़ दूँ मैं, क्योंकि मेडिसिन ये है कि मेडिसिन मैं कम लेती हूँ, इसलिए कि जब कभी फील करती हूँ कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अदरवाइज मैं मेंटली तौर पर खुद को हैप्पी रखती हूँ तो मेरा बीपी बिल्कुल ठीक रहता है। और ठीक है। दूसरा मेरे अब फरवरी में मेरे टेस्ट होंगे, क्योंकि हर 6 महीने के बाद टेस्ट होते हैं, तो अभी मेरे टेस्ट बिल्कुल ठीक थे, इसलिए डॉक्टर ने मुझे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, और सिर्फ मेरा आर्थराइटिस का ही प्रॉब्लम है। और दूसरा ये है कि वो मेरी डॉक्टर ने लास्ट ईयर मुझे कहा था कि वो आपके वो B12 ज्यादा है, तो मुझे पूछ रही थी कि आप कोई मैंने कहा मैं Supplements। मल्टीविटामिन लेती हूँ, तो वो है क्विस्ट के कैप्सूल है, ऑर्गेनिक है, तो उसने कहा था ठीक है आप एक दिन छोड़ के एक दिन ले लिया करें। तो क्योंकि वो मेरी फ्रेंड जो थी वो सुन के हैरान हुई, कहती है हमारा तो B12 कम रहता, तेरा ज्यादा कैसे हो गया? मैंने कहा मुझे नहीं पता कैसे हो गया। हाँ नहीं, वो उन लोगों का लॉस ज्यादा होता है जो कि एनिमल प्रोटीन कम लेते हैं, तो उनका B12 कम हो जाता है। मोस्टली वेजिटेरियन लोगों को प्रॉब्लम होती है। और लेकिन ऐसा होता है कुछ लोगों का B12, मेरे भी क्लाइंट्स हैं उनका बहुत ज्यादा है, पर वही वजह है कि वो लोग मल्टीविटामिन्स बहुत अरसे से और रेगुलरली ले रहे होते हैं, तो इस वजह से। तो बेस्ट, आपके डॉक्टर ने बहुत परफेक्ट एडवाइस दी है, आप उसको ऑल्टरनेट डेज पे कर दें ताकि एक्स्ट्रा ना हो। नुकसान नहीं है हाई विटामिन B12 का बॉडी में, लेकिन क्यों हो लेवल से हाई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, मैं फिर ऐसा ही करती हूँ समटाइम, कि मैं एक दिन छोड़ देती हूँ, समटाइम मैं 2 दिन छोड़ देती हूँ। हाँ, कोई मसला नहीं है। हाँ जी, थैंक यू अंबर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। कोई और क्वेश्चन किसी और का? कोई और? अगला प्रेजेंटेशन एक्चुअली हमारा ब्लड प्रेशर पर ही है, जो जनवरी का सेशन है वो बेसिकली इट्स अबाउट ब्लड प्रेशर और डाइट। फरवरी में मैं आके हम लोग बेसिकली, हमारे पास एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है वेलफोर्ट में। हम लोग A1C टेस्टिंग के रेफरल्स इकट्ठे कर रहे हैं और हम उसकी किट्स मंगा रहे हैं कि हम आपका जो वो नहीं A1C HbA1c टेस्टिंग होती है वो हम चाहते हैं कि हम करें। तो अगर आप लोगों को, फिर मैं मंडे मंडे कह रही हूँ सॉरी, फरवरी में जो मैं सेशन दूंगी उसमें मैं बात करूंगी कि A1C क्या है, क्यों है, और हमारे पास क्या प्रपोजल है, किस तरह से टेस्टिंग हो सकती है। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो हम लोग उसको भी डेफिनेटली बात करेंगे उसके ऊपर डिटेल में फरवरी में।
मार्च में हमारा लास्ट सेशन होगा और उसमें हम रिकैप करेंगे और क्वेश्चन एंड आंसर्स लेंगे आप लोगों के। जी मदन। हाँ जी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। आप जब बता रहे थे ना, तो मैं उस टाइम जैसे कहते हैं हलवा जकड़ा, मैं वो खा रहा था। तो मेरे को पूछना था कि ये अच्छा है या नहीं। मैं रेगुलर नहीं खाता, कभी कभी दिल करता है तो खा लेता हूँ। क्या चीज अंकल, मुझे समझ नहीं आया। हलवा जैसे कहते हैं ना आपको, सूजी का कड़ा या सूजी का हलवा, हाँ 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 हाँ। वो वाला थोड़ा सा बनाया मैंने। वो यानी कि एक कॉली जैसे कह लो आप, तो घी में बनाया। आप जब बता रहे थे वो मैं खा रहा था, मैंने कहा मैं खा के क्वेश्चन करूंगा, पहले नहीं करना। नहीं देखें, अगर कभी कभी खाते हैं, राइट, इट्स ओके। हलवे बनाने की भी ना डिफरेंट रेसिपीज होती हैं। आप लोगों को आइडिया ही होगा, आप लोग कुकिंग देखते हैं, करते हैं, और आप जाहिर सी बातें मेरे से भी ज्यादा अरसे से खाते पीते आ रहे हैं चीजें। तो होता क्या है कि कुछ लोग हलवा थोड़ा हेल्दी वर्जन बनाते हैं, मतलब घी नहीं डालते। मैं अक्सर पुराने लोगों से कोई रेसिपी लूं तो वो लोग घी की क्वांटिटी नहीं बताते, कहते हैं बस डालते जाना जब तक कलर ना आ जाए, जब तक आ जाए, मतलब एंड एज लॉन्ग एज ये क्वांटिटी कंट्रोल्ड है, घी बहुत ज्यादा नहीं डला हुआ सूजी के हलवे में, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं भी जो सूजी का हलवा बनाती हूँ, मुझे कभी कभी बोला जाता है कि बहुत ड्राई है, तो मैं फिर उसमें दूध या कुछ ऐसा करके उसको कर देती हूँ। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम हर चीज में जो है वो घी डालकर ही उसको बनाएं। घी इज प्रॉब्लम, दूध इज नॉट प्रॉब्लम, सूजी इज नॉट अ प्रॉब्लम। अब देखिए, जो मैंने बनाया अपने लिए, मैं खुद बनाता हूँ, कोई 2-3 चमचे थे सूजी के और 1-1.5 चमचा घी का, उसमें भुना, उसमें पानी डाला और उसमें मैंने कप में, इस कप में खाया नहीं, पिया। हाँ यानी कि 2 चमचे सिर्फ सूजी के थे, बाकी पानी था सारा। और ये मग हाँ पूरा था, मैं इसको पी गया और साथ में थोड़ा सा बीच हाँ, और नीचे रह क्योंकि गया सूजी उसमें। फूल जाती है और आपने घी भी कंट्रोल अमाउंट में यूज किया, आपने चीनी भी कंट्रोल अमाउंट में यूज की, तो ये दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल अंकल कि हम चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं। कभी कभी दिल होता है चीनी की कि जगह भी मैंने गुड़ डाला। हाँ, अच्छा ये बात याद रखें, गुड़ हो या चीनी हो, सब कजन सिस्टर्स हैं एक दूसरे के। ओह ठीक है, तो गुड़ जो है वो बस ऑब्वियसली लेस प्रोसेस्ड है, तो वो बॉडी में जाके थोड़ी देर में शुगर लेवल पर इम्पैक्ट करती है। लेकिन बात तो वही है, मैं तो अगेंस्ट हुई नहीं ना गुड़ के ना चीनी के, मैं बोलूंगी स्मॉल क्वांटिटी में डालो। गुड़ का लोग मुझे कहते हैं, मैंने कभी इतना ज्यादा गुड़ मुझे खाया नहीं है, तो लोग कहते हैं उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो मैं कहती हूँ ठीक है 1 टीस्पून शुगर के बराबर गुड़ डालिए, फ्लेवर एंजॉय कीजिए, लेकिन ये मत समझें कि गुड़ फायदा दे रहा है आपको। आपने अच्छा कहा, ठीक है। जैसे मैं तो उसको एक तरह का लिक्विड बना के पीता हूँ। हलवा नहीं है, वो एक तरह लिक्विड ड्रिंक है, उसमें चमचे होंगे और बाकी सारा पानी है। हाँ, वो फूल जाता है, वो सूजी की टेंडेंसी है कि क्योंकि उसके अंदर जो है वो सॉल्युबल फाइबर होते हैं ना, तो वो एकदम फूल जाता है। आपका ये 2 चम्मच सूजी का आपका ये पूरा मग बन गया, इसलिए क्योंकि वो हाँ, फूल गया था। बाकी तो इसके अंदर आपने कोई सॉलिड चीज तो डाली ही नहीं ना, नहीं 1 कोई चम्मच कुछ नहीं घी डाला। डाला, 2 चम्मच चीनी डाली या 1 चम्मच गुड़, जो भी आपने डाला था, और बाकी पानी से आपने वो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो इट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल। लेकिन कुछ हलवों में पॉसिबल नहीं होता, स्पेशली जब लोग टिक्कियां बना रहे होते हैं, जिसको कतलियां कहते हैं कुछ लोग, या कुछ और भी कहते होंगे, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन वो जो ट्रेडिशनल डिजर्ट्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा डलता है, जो कि थोड़ा डेंजरस हो जाता है। तो उसको प्लीज बिल्कुल फेस्टिवल्स पे रखिए, छोटे पीस पे बाइट साइज बनाइए, जितना इट्स ऑल अबाउट योर हेल्थ। जब सब यस। कुछ एक ही मशीन के अंदर जा रहा है, और ये मशीन इज नॉट गेटिंग एनी यंगर, तो इस मशीन को जितना प्रेशर देंगे वो मशीन उतने अच्छे से काम करेगी। जी और कहते हैं दूसरा आप बता रहे थे कि स्लाइस ऑफ ब्रेड इज अबाउट 6 ग्राम्स 2 slices ऑफ ब्रेड फाइबर। फाइबर के। तो अगर जैसे वो बीटा बिक्स है या श्रेडेड बीट है, उसमें तो फाइबर ज्यादा होता होगा ना, क्यों दैट्स एग्जैक्टली, प्योरली और मैंने फाइबर। बोला भी था कि कोल्ड सीरियल आप ले सकते हैं, क्योंकि कुछ कोल्ड सीरियल्स में 8 ग्राम तक फाइबर हो जाता है एक प्याली के अंदर। तो रीड द न्यूट्रिशन फैक्ट टेबल, और ये भी जरूर देखें, अक्सर वो लोग कंफ्यूज करते हैं, जैसे वो लिख देंगे कि अब मैं खाऊंगी 2 वीटाबिक्स, राइट, वो अच्छे खासे हो जाते हैं, पर वो 4 वीटाबिक्स की न्यूट्रिशन लिखेंगे जो लिखा होगा 12 ग्राम फाइबर, तो उसको क्रॉस नहीं करना। आपको पता है कि मैं 4 नहीं खा रही, मैं 2 खा रही हूँ, तो मेरा 6 ग्राम जा रहा है प्याली में।
हर वक्त काउंटिंग नहीं करना, पर एक आइडिया हो जाए कि भाई मैंने नाश्ते में वीटामिक्स खाया था, मेरा फाइबर इनटेक हो गया, अब मुझे लंच और डिनर में मुझे और चीजें ऐसी खानी है जहाँ से फाइबर आए। That's good. Thank you ठीक very है, much. मैं आपसे एक क्वेश्चन पहले क्या क्या शाम फिर होगा। कि जो लेमन है, अगर उसका हम चौथा हिस्सा चार एक लेमन के चौथा हिस्सा कर ले, जो ग्रीन वाला छोटा है, तो अगर वो डेली या किसी सब्जी वगैरह पे डाल के पी लें, या सब्जी पे लगा लें, रोटी पे, या पानी में डाल के पी लें, तो उससे भी कोलेस्ट्रॉल ठीक होना शुरू हो जाता है। ये नहीं होता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये अगेन अनदर मिथ है। एप्पल साइडर विनेगर, लेमन जूस, ग्रीन टी हमारे फैट को डिसॉल्व करते हैं। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एसिड पीने से आप सिर्फ अपने अंदर के जो लाइनिंग होती है उसको डैमेज कर रहे होते हैं, क्योंकि बॉडी का अपना एक सिस्टम है फैट को मेटाबोलाइज करने का। तो ये लेमन या तेजाब पीने से कोई अंदर जाके कुछ एब्जॉर्ब नहीं होगा, बल्कि हमारी पूरी गट डैमेज हो जाएगी। तो जो लोग समझते हैं कि इन चीजों से कुछ होने वाला है मैजिक, आई सैडली हैव टू रिफ्यूज दिस। मुझे बताना पड़ेगा आप लोगों को कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, तो जो ये लहसुन, कुछ लोग कहते हैं कि सुबह को हाँ 2-3 एक लहसुन कटोरी का। खा लें, उसे खाली पेट, उसे ब्लड प्रेशर के लिए बोलते हैं वो उससे भी काफी चीजें ठीक होती हैं। तो ये सही है लहसुन खाना सुबह? मुझे इसका आइडिया नहीं है। मैंने इस पे कोई मतलब मैंने सुना है, मगर सैडली मुझे इस पे कोई इतना एविडेंस नहीं मिला कि इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है। जिसका है वो मैं आपको राइट अवे बता देती हूँ, जो मेरे पास जिसकी नॉलेज है ऑथेंटिक। जहां तक लहसुन का है, मैंने एक्चुअली सुना था कि ये ब्लड प्रेशर को नीचे लेके जाता है। लोग 2 जवे लहसुन के सुबह निहार मुंह खा लो, मुझे याद नहीं है कि चबा के खाओ या निगल के खाओ, लेकिन उससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। मगर मुझे नहीं पता, और मुझे इसका नुकसान भी नहीं पता, कि अगर कोई नुकसान नहीं है तो खा ले। अच्छा, तो ये फायदा ही हुआ है। जिसने भी खाया ना, किसी ने मुझे बताया, मेरे ब्रदर ने खाया है, उसके पेट के जितने मसाइल थे वो ठीक हो गए, और ब्लड प्रेशर ठीक हुआ है, शुगर का भी फायदा हुआ है, और ये पेट जो उनका बहुत नरम रहता था और कोई चीज खा नहीं सकते थे, मोशन लगते थे, वो तो सारे ठीक हो गए। बिल्कुल, मतलब एज लॉन्ग काट एज लिए ना, सुबह को ऐसे बरीक बरीक काट के जरा रख दिया, थोड़ा सोप हो गया ना, फिर वो किसी चीज के साथ रोटी के एक नवाला ले लीजिए, उससे खा लिया खाली पेट, फिर उसके आधा घंटा 1 घंटा बाद नाश्ता करना है, उससे ठीक है। काफी अगर फर्क किसी के लिए इसने काम किया है, मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, आई कैन नॉट एडवाइज, क्योंकि मेरे पास इसका कोई सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है। लेकिन अगेन वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है कहकशां, और आप सब लोगों को अगर सही लगता है तो लेकिन आप मुझे लेमन के बारे में थोड़ा सा बताएं कि इसमें बिल्कुल भी फायदा नहीं होता कोलेस्ट्रॉल में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है उसका कोई फायदा। लेमन एक अच्छा एसिड मेकर है, फ्रूट्स के अंदर विटामिन सी उसमें मौजूद होता है। आप उसको अपने खानों पे डालें, अपने ड्रिंक्स पे डालें, टोटली फाइन फॉर फ्लेवर। न्यूट्रिशन में विटामिन सी हमारी बॉडी में जा रहा है, विटामिन सी के अपने बेनिफिट्स होते हैं। तो लेकिन इसके अलावा एडिशनली अगर हम बोलें कि वो फैट को डिसॉल्व कर रहा है, वो नहीं है। ऐसा भी है अमर जी, कि कहते हैं कि लेमन और जो ऑरेंज वगैरह है, सब चीजें, ये जब एसिडिटी वगैरह हो तो नहीं लेना चाहिए, ये एसिडिटी को बढ़ाता है, जैसे लेमन। नहीं, ये भी एक और मिथ है, क्योंकि ये एसिड्स होते हैं, इन सब में एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी मौजूद होता है। तो लोग ये समझते हैं कि जब पेट के अंदर एसिड ऑलरेडी हो रहा है, मुझे जलन महसूस हो रही है, अगर मैं ये खाऊंगी तो एसिड बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी के अंदर ना न्यूट्रलाइजेशन का अपना निजाम होता है, तो उसकी वजह से वो अपने जो एसिड रिलीज हो रहे होते हैं उनको नीचे लाने के लिए ना एक और चीज होती है जिसको बेस कहते हैं। एसिड के ऊपर जब बेस आता है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो फिर अपने अपना असर खत्म कर देता है। तो अगर मैं ऑरेंज के एसिडिटी के ऊपर ऑरेंज खा लूंगी तो कैसा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि होगा एक्चुअली क्या कि जब भी कोई मैं ऑरेंज जैसी चीज खाती हूँ तो मेरी बॉडी के अंदर बेस ज्यादा बनने लगते हैं स्टमक के अंदर। वो एक्चुअली हेल्प करेगा जो ऑलरेडी एसिडिटी बढ़ी हुई है उसको नीचे लाने के लिए। थोड़ी इसमें साइंस मौजूद है, पर आपके सवाल का सीधा जवाब ये है कि कोई परेशानी की बात नहीं है। जिन लोगों को ऐसी एसिडिटी हो रही है उनके लिए बेस्ट ये है कि वो एंटा एसिड्स लें, क्योंकि अगर उनका बॉडी मैनेज नहीं कर पा रहा उस एक्स्ट्रा एसिड को, बेस नहीं आ रहा, तो वो माउथ से एंटा एसिड्स लें ताकि वो हमारी एसिडिटी नीचे जाए।
मेरा तो यही तजर्बा है कि संतरा और ऑरेंज वगैरह लेते हैं ना तो अच्छा महसूस होने लगता है, लेकिन मैं हमारे आपको डॉक्टर बताने ने की इंडिया कोशिश कर में रही हूँ मुझे कि हाँ कहते थे बॉडी कि का नहीं मत लो ये। बॉडी का मैकेनिज्म बूस्ट अप हो जाता है, क्योंकि जैसे ही कोई एसिड गया तो उसने बेस ज्यादा भेजा वो, और उसने फिर उस एसिड को भी नीचे लाया जो मुझे यहाँ पे जलन पैदा कर रहा था। हाँ, इसका तो मतलब लेने में फ्रूट हर्ज तो नहीं ना फिर कुछ जी इसमें? लेना नहीं चाहिए फिर, लेना चाहिए ना। लेना चाहिए, लेना लेना चाहिए। चाहिए ना, हाँ हमारे डॉक्टर ने मना किया था, हमने कितनी देर लिया ही नहीं, लेकिन मैं अच्छा लेती हूँ तो सॉरी, अच्छा मैं लगता है। करेक्ट करूंगी, मैं रिकमेंड नहीं कर रही कि लेना चाहिए, मैं कह रही हूँ लेने में नुकसान नहीं है। नुकसान नहीं है। ओके। अच्छा, तो कोलेस्ट्रॉल वालों को जूस नहीं पीना चाहिए ना, जूसर में निकाल के जूस? किसी को भी नहीं पीना चाहिए जूस। अरे जूस बाप ना रे। कोलेस्ट्रॉल वाला पिए, ना डायबिटीज वाला पिए, ना ब्लड तो प्रेशर वाला ऐसे पिए। ही खाए ना, एप्पल और वो जो भी है वो। तो बच्चे भी ना लें जूस, बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है। बच्चों को फ्रूट खिलाए ना शुरू से, अगर हम उनको ऐसी आदत डाल देंगे तो फिर वो बड़े होके भी वही करेंगे। उन्हें जूस नहीं, एप्पल को खाना, हमेशा फ्रूट को खाना चाहिए, पीना नहीं चाहिए। ये बहुत ही अच्छा। स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है, और आप डे बाय डे देखती जाएंगे, हेल्थ कनाडा भी ला रहा है कि इवन हम बच्चों के स्कूलों से भी जूस खत्म करना चाहती हैं सारे डाइटिशियंस, क्योंकि ये बहुत गलत हैबिट है कि बच्चों को वो टेट्रा पैक सिंपल शुगर्स दिए जा रहे हैं, आर्टिफिशियल शुगर की आदत डाल रहे हैं छोटी सी एज में। बेस्ट ये है कि उनको पानी पिलाएं और उनको फ्रूट खाने की आदत डालें। जितने भी मल्टीविटामिन्स आपको चाहिए जो एप्पल से मिल रहे हैं, एप्पल जूस से, वो एप्पल के अंदर भी मौजूद है, तो वो खाने की आदत डलाएं बच्चों को। छोटे बच्चों को तो दिन में 3 से 4 फ्रूट खाने चाहिए। हम लोगों को होता है कि जी शुगर होने की वजह से मेरे पास लिमिट है कि मैं 2 फ्रूट खा सकती हूँ दिन में, लेकिन अदर देन अगर मुझे डायबिटीज नहीं है तो मैं भी ज्यादा फ्रूट्स खा सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या स्मूदी वगैरह बना के पीनी चाहिए कि वैसे ही खाने चाहिए? बच्चे स्मूदी स्मूदी अक्सर लोग अपनी प्रेफरेंस में बना के पीते हैं। मैं उसके फुल अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि आप उसके अंदर एटलीस्ट पल्प को फेंक नहीं रही हैं, आप उसको उसी में ग्राइंड कर रही हैं पल्प को, राइट? एप्पल का पीस काटा, बनाना काटा, या जो भी आप डाल रही हैं। होता क्या है कि जब मैं एप्पल को काट के खाती हूँ तो मेरा जबान जो है वो मैकेनिकल ब्रेकडाउन, सॉरी दांतें मैकेनिकल ब्रेकडाउन करता है, फिर मैं निगलती हूँ, मेरे पेट के अंदर एक ग्राइंडर सा होता है जो उसको घुमा घुमा के और बारीक कर देता है। आप जब स्मूदी बनाती है मशीन के अंदर, आप बेसिकली मैकेनिकल ब्रेकडाउन कर देती हैं उसका, तो जो डाइजेशन होता है वो थोड़ा 1 घंटे के बजाय आधे घंटे में हो गया, स्पीड अप हो गया। तो स्मूदी बहुत बेस्ट नहीं है मगर बहुत बुरी नहीं है। जो मैं एप्पल का जूस बना रही थी, ऑरेंज का जूस बना रही थी, तो मैं सारा पल्प कचरे में फेंक रही थी, सारा फाइबर कचरे में फेंक के, और मैं जूस पी रही थी खाली। तो मैकेनिकल को तो छोड़ो, डाइजेशन भी नहीं होती है, वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब होता है बॉडी के अंदर। अरे बाप रे। तो इसलिए मैं जूसेस के फुल्ली अगेंस्ट हूँ, स्मूदी के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ। और मैं अक्सर, बल्कि स्मूदी को मैं समझती हूँ कि जो छोटे बच्चों को जो सब्जियां नहीं खाते, आप उनकी स्मूदी के अंदर एक गाजर डाल दें, उनको पता भी नहीं चलेगा। आप उसमें 2 सब्जियां डाल दें, आई डोंट नो, मेरे बच्चों को एक्चुअली हुआ था ग्रीन स्मूदीज का शौक। तो केल वैसे कभी नहीं खाते थे, लेकिन केल, स्पिनच, फिर उसके अंदर एक उन्होंने कोई फ्रूट डाल दिया करती थी और साथ में बेरीज डाल दिया करती थी, तो बहुत अच्छी सी स्मूदी बन जाती थी। पर इस बहाने उसको ग्रीन्स मिल जाते थे जिनको वो कभी भी चबा चबा के तो नहीं खाती वो। सो दैट समथिंग, दीज आर आइडियाज। इसलिए मैं स्मूदीज के अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं स्मूदीज के थ्रू वो दे सकते हैं बच्चों को जो वैसे नहीं खाएंगे वो। और मैं पूछना चाहती थी कि तेल और घी सब्जी के लिए क्या अच्छा है छोंकने तेल के लिए? तेल तेल अच्छा है। ज्यादा, हाँ तेल ऑब्वियसली बेहतर है। घी जो है वो सैचुरेटेड फैट की एग्जाम्पल है, मक्खन भी सैचुरेटेड फैट की एग्जाम्पल है। तो जब कोशिश ये करें कि अपने खानों में ज्यादा से ज्यादा जो है वो अनसैचुरेटेड फैट यूज करें। अनसैचुरेटेड का मतलब लिक्विड यानी ऑयल, और सैचुरेटेड का मतलब जो सख्त है जैसे कि घी। अच्छा, यहाँ पे भी एक अलग वो होता है कि अक्सर लोग कहते हैं कि हम तो देसी घी है हमारा और उसके बहुत फायदे हैं और ये है। तो अगर आपको टेस्ट का और इसका है तो छोटी क्वांटिटी में कभी कभी आप उससे भी यूज कर लें, घी को वेरी ओकेजनली यूज करें। लेकिन वंस आप हैबिट डेवलप कर लेंगे, ऑयल में भी बहुत बढ़िया सब्जी बन जाती है। ऑयल इज बेटर। वेजिटेबल ऑयल को भी सारे कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है, सिर्फ वही यूज करें, ऑलिव ऑयल ऑलिव ऑयल यूज करें। नहीं, ये इसके बारे में वेजिटेबल थोड़ा बताएं। कनोला ऑयल बिल्कुल सही है। ऑलिव ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, हम उसके अंदर अपनी प्याज को लाल नहीं कर सकते, धुआं ज्यादा निकलता है उसके अंदर।
तो इसलिए मेरी हमेशा एडवाइस ये होती है कि आप एक कनोला ऑयल यूज कर लीजिए घर में, ओलिव ऑयल भी रखें। कभी कोई जैसे बेक हो रही है कोई चीज, तो आप हल्का सा ड्रिजल करके आप बेक कर रही हैं, या फिर कोई सैलेड ड्रेसिंग बना रही हैं, तो आप ओलिव ऑयल यूज कीजिए, क्वांटिटी पे वर्क कीजिए। डीप फ्राई तो करना ही नहीं है, चाहे कनोला पे करें, चाहे आप और भी कोई महंगा सनफ्लावर ऑयल या जो भी महंगा है, मुझे नहीं पता इनमें से कौन सा ज्यादा महंगा है, मगर ऑयल में ओलिव ऑयल फॉर लेस टेम्परेचर कुकिंग और फॉर सैलेड ड्रेसिंग, और एक और टाइप का वेजिटेबल ऑयल जो भी आपको पसंद हो, कनोला, सनफ्लावर, सैफफ्लावर, जो भी सीड ऑयल यूज कर रही हैं, लेकिन छोटी क्वांटिटी में, फ्राई नहीं करना कुछ भी। आपका कुछ सवाल है अंकल? आपका नाम जी मठ आ रहा है इसमें, क्या नाम है आपका? आप म्यूट पर हैं। या मेरा नाम वैसे दर्शन है, मैं विनिपेग से लॉगिन किया, तो आई एम डायबिटिक, तो उसमें ये है कि मुझे थोड़ी शुगर भी है, टाइप 2 डायबिटीज है, और मैं बीपी भी है और कोलेस्ट्रॉल भी है, तो मैं वो लिपिटोर कोलेस्ट्रॉल के लिए ले रहा हूँ 1 गोली रोज। तो जो हैगा वो डायबिटीज उसमें है भाई, अगर बनाना अगर खा तो सकता हूँ मैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा पोटेशियम है, पर वो कह रहे हैं कि सारा बनाना नहीं खाना, आधा खाओ, ताकि उसमें फिर जो शुगर है वो कंट्रोल लेवल तक रहे। तो ये तो फिर ठीक ही बात है भाई, बजाय इसके कि ज्यादा बाद में कुछ एक्टिविटी ज्यादा करनी पड़े, जब पहले ज्यादा खा लो फिर बाद में एक्टिविटी करे। हाँ देखिए अंकल, बनाना जो है ना, जो नॉर्मल साइज का बनाना होता है, एक तो कनाडा में ना हर जगह जाके डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के मिल रहे होते हैं, तो अगर फुल हो गया, इतना कोई बड़ा मिल गया हमें बनाना, तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो शुगर है ना, ग्लूकोज, वो तकरीबन है 20 से 25 ग्राम, और एक एप्पल में होती है 15 ग्राम। हम जब फ्रूट सर्विंग आपको अलाउड करते हैं, तो हम कहते हैं 2 सर्विंग खा लो एक दिन में, और उसमें जो एक सर्विंग है वो 15 ग्राम की, दूसरी 15 ग्राम की, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब मैं बनाना इतना बड़ा खा लेती हूँ और एक ही दफा में 25 ग्राम मुझे शुगर अंदर मेरे चली जाती है, तो फिर आपकी डाइटिशियन या डॉक्टर बोलते होंगे कि आप इसके बाद तुम कोई फिजिकल एक्टिविटी करो ताकि तुम्हारी शुगर नीचे जाए, या फिर आधा बनाना खा लो। तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि बेहतर यही है कि मैं आधा खा लूं, ताकि मुझे पोटेशियम भी मिल जाए और मेरी शुगर भी हाई ना हो। लेकिन अगर छोटा बनाना मिल जाता है बाय चांस, समटाइम्स मैंने नोटिस किया कि ऑर्गेनिक वाले हमेशा बड़े बड़े होते हैं, दूसरे वाले फिर छोटे मिल जाते हैं आपको, तो वो सस्ते भी होते हैं एक्चुअली। तो आपको अगर मिल जा रहा है तो, और वो इतना नॉर्मल साइज का है, तो उसमें 15 नहीं होगी तो 20 होगी, लेकिन 25 नहीं होगी, राइट। तो फिर आप वो पूरा भी खा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ बनाना, क्योंकि आधा भी हम क्यों खा रहे हैं, टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटेक, राइट। तो ये है हमारा रीजन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रूट आप बिल्कुल बेफिक्र होके बेझिझक 2 खा सकते हैं पूरे दिन में, और जरूरी नहीं है कि 2 सेम फ्रूट ही खाएं, बंदा बोर हो जाता है। या ये भी है तो वाटरमेलन खाइए, पेयर, अगर वाटरमेलन, कैंटरलोप है, या खरबूजा, तरबूजे, जो भी सारे डिफरेंट भाई बहन है इनके, ये सारे आप लेंगे तो एक नॉर्मल कटोरी जो हमारी कोरैल की होती है, उसमें आप काट के वो ले लीजिए, ठीक है ना। फिर जो हमारे पास दूसरे फ्रूट्स हैं, जैसे एप्पल, पीच, पेयर, द साइज ऑफ अ क्लोज फिस्ट, वो आप ले सकते हैं, वो 1 सर्विंग हो गई, 2 दफा ले लें। क्लेमेंटाइन, कीवी, प्लम, छोटे छोटे होते हैं ना, ये आप 2 ले सकते हैं। 2 is 1 choice, 2 is 1 choice, एग्जैक्टली, ठीक है ना। मैंगो, ग्रेप्स, चेरीज, इनसे बच के रहना है, मना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा अच्छा। चेरीज और ग्रेप 8 से ज्यादा नहीं खानी एक सिटिंग में, ठीक है, सिर्फ 8 खा सकते हैं। के लिए भी ये सेम है? नहीं, ये डायबिटीज के लिए मैं बात कर रही हूँ इनसे। अच्छा, और कोलेस्ट्रॉल के लिए चलेगा ना? मैं बताती हूँ एक सेकंड। तो चेरीज और ग्रेप्स में 8 आप ले सकते हैं,
और मैंगो अगर खाना है तो जो नॉर्मल साइज का मैंगो होता है, जो कि अगर आप पाकिस्तान से मंगा रहे हैं तो वो तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो आपने बस समझ लो थोड़ा सा क्वार्टर पीस ही लेना है उसका, ठीक है। राइट, तो फ्रूट्स आप सारे खा सकते हैं, बस ये कंसिडर करना है कि भाई मुझे इस वक्त अपने टेस्ट को एंजॉय करना है या मुझे वैसी सेटिस्फेक्शन चाहिए जरा ज्यादा खा के। ज्यादा खाना है तो बेरीज खा लो, ठीक yeah, है in ना। my age right now I think taste should not be the priority. नहीं अंकल, एवरीथिंग इज अ प्रायोरिटी, जो आपकी प्रायोरिटी है इट्स इम्पोर्टेंट। अगर आपका दिल चाहता है कि आज आम खाना ही है, बहुत दिल चाह रहा है, आप एक टुकड़ी आम की खाइए और उसे एंजॉय कीजिए। Yeah, exactly, right. बिल्कुल। Yeah. और आम तो वैसे भी हम लोग सीजनल पसंद करते हैं, हम लोग अभी इतने कैनेडियन नहीं हुए कि दिसंबर के महीने में आम खाएंगे, क्योंकि हमें आम खाने का दिल ही जब चाहता है जब वो सीजनल होता है, हाँ, क्योंकि वी seasonal, एंजॉय right. द रियल फ्लेवर ऑफ आम, राइट। हाँ, yeah. तो अगेन अपने अपने आप को लाइक लिसन टू योरसेल्फ, एंजॉय योर फूड, एंजॉय द टेस्ट ऑफ द फूड, और फिर उसको वहां से लेके चलें। तो हर्षा आप पूछ रही थी ब्लड कोलेस्ट्रॉल के अंदर, कोलेस्ट्रॉल में फ्रूट सर्विंग पे कोई पाबंदी नहीं है, आप ले सकती हैं फ्रूट्स, बिकॉज फ्रूट्स इज अ सोर्स ऑफ फाइबर एज वेल, ठीक है ना। अगर आपको डायबिटीज नहीं प्रोटीन है, ज्यादा खाना है ना इसमें, प्रोटीन मुझे प्रोटीन नहीं, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है तो मैंने बात की थी फाइबर ज्यादा खाना है। अच्छा, फाइबर ज्यादा। हाँ, और प्रोटीन जो है वो लीन प्रोटीन लेना है, क्योंकि अगर आपका प्रोटीन में फैट होगा, स्किन होगी, तो वो फैट लेकर आएगा, वो भी सैचुरेटेड फैट, ओके। ठीक है। तो आप उससे कोशिश ये करें कि अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई है तो हम गुड क्वालिटी फैट लें, और गुड क्वालिटी फैट का मतलब क्या होता है कि हमने ऑयल लेना है, नट्स लेने हैं, बादाम खाने हैं, काजू नहीं खाना, सनफ्लावर सीड्स, इस तरह का ट्रेल मिक्स बना के वो स्नैकिंग करें, ये सब गुड क्वालिटी फैट होते हैं। तो ये कि अगर इस तरह की कोई चीज खानी है कि तो सुबह के टाइम खा सकते हैं, दोपहर या शाम को नहीं खाए ना, कि एक्टिविटी कम हो जाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी टाइम पे भी खा सकते हैं। डाइजेशन तो बॉडी में हर वक्त चलती रहती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है इन द लेटर पार्ट ऑफ द डे, लेकिन अगर आपको नट्स वगैरह भी खाने हैं, यू कैन हैव इट एनी टाइम ऑफ द डे। आई नो ये एक कॉन्सेप्शन है कि भिगो के सुबह सवेरे निहार मुंह खाएंगे तो बादाम का फायदा होगा। बादाम आप दिन के किसी में भी हिस्से में भी खाएंगे, आपको उसका फायदा जरूर होगा। जो उसका गुड क्वालिटी फैट्स हैं, फाइबर है उसके अंदर, और प्रोटीन भी होता है बादाम के अंदर। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि मेरे मियाँ को भी शुगर है ना, तो वो अब रोटी कम खा रहे होते हैं ना, कि रोटी खाने से ज्यादा शुगर है, तो उसकी जगह पे वो पीनट ज्यादा खा लेते हैं, जैसे 2-3 दफा दिन में खा ली, बादाम खा लेते हैं। कहते कुछ ना कुछ तो मैंने खाना ना पेट भरने के लिए, तो बिल्कुल। वो फिर तो इवन अगर वो पीनट। रोटी कम खा रहे हैं तो उनसे क्या है, सब्जी और प्रोटीन ज्यादा खाएं सेम खाने में। अगर दाल खा रहे हैं तो एक कटोरी दाल लें, सब्जी भी साथ में लें, एक कटोरी पकी हुई सब्जी या कच्ची सब्जी 2 कटोरी, और फिर एक रोटी। ये पूरा अगर वो एक दफा में खाएंगे तो डेफिनेटली इनका पेट भरा रहेगा देर तक। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि पीनट्स ज्यादा खाने से भी कोई मसला हो जाएगा? नहीं, पीनट्स में गुड क्वालिटी फैट्स हैं। ये थोड़ी मतलब ज्यादा, आप कितना जैसे खा रहे हैं, इतनी। आधी कटोरी वो दिन में 2 दफा खा सकते हैं। अच्छा, और बादाम 10 सुबह 10 शाम खा सकते हैं? बादाम भी आप जो है वो चौथाई कटोरी 2-3 दफा खा सकते हैं। आई थिंक 5:30 पर आप लोगों का योगा सेशन है। उज़मा शायद अभी मौजूद नहीं है। कहकशां, यू नो दैट राइट, आप लोगों का योगा सेशन होना है आई थिंक एट 5:30। एक मेरा क्वेश्चन है, ये उनका नाम क्या है? अंजना कोचार? हाँ जी, मेरा नाम अंजना कोचर है, मैं आ गई हूँ कहकशां जी। अंजना कोचर, ओके। मैं थोड़ी सॉरी, मैंने ना ये नाम का पता नहीं चल रहा था कि कैसे मैंने। So I think Anjana will take the lead from here. Anjana, I think over to you now.